तो दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। सत्र में हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम एक एक करके दोनों धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों पर चर्चा करेंगे। पहले हम धातुओं के बारे में चर्चा करेंगे। धातुओं का पहला भौतिक गुणधर्म है धातु आघातवर्ध्य, मैलिएबल होते हैं। आघातवर्ध्यता, मैलिएबिलिटी क्या है? धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता, मैलिएबिलिटी कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु हैं। एल्यूमीनियम फॉयल का उपयोग खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए किया जाता है क्योंकि एल्यूमीनियम आघातवर्ध्य हैं और इसे पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा गुणधर्म ये है कि धातु तन्य, डक्टाइल होते हैं। तन्यता, डक्टिलिटी का अर्थ क्या है? धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता, डक्टिलिटी कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। चांदी भी अधिक तन्य धातुओं में से एक है। कॉपर और एल्यूमीनियम धातु भी तन्य हैं और इन्हें पतली तारों में खींचा जा सकता है। धातुओं का अगला तीसरा गुणधर्म ये है कि धातु ऊष्मा के सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छे चालक हैं। कॉपर और एल्यूमीनियम भी ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धातु ऊष्मा का संचालन कैसे करते हैं? आइए इसे एक क्रियाकल्प द्वारा समझें। एक एल्यूमीनियम तार को इस तरह से क्लैंप की मदद से स्टैंड से बांध दीजिए। तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका दीजिए। बर्नर से क्लैंप के निकट तार को गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मोम से चिपकाई पिन मोम पिघलने के कारण गिर जाती है। लेकिन ऐसा कैसे संभव हुआ? ऊष्मा तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैसे पहुंचती है? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसके परमाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अधिक गति से कंपन करते हैं। ये ऊर्जा परमाणुओं में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन धातु में गतिशील रहते हैं। जब ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन धातु में गतिशील होते हैं तो वे धातु के अन्य इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस तरह धातु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का संचालन होता है। लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। चौथा गुणधर्म ये है कि धातु विद्युत के सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी वे विद्युत को आसानी से प्रवाहित करते हैं। चांदी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। कॉपर, सोना, एल्यूमीनियम और टंगस्टन भी विद्युत के सुचालक हैं। बिजली के तार ज्यादातर कॉपर और एल्यूमीनियम से बने होते हैं क्योंकि वे विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं और चांदी की तुलना में सस्ते होते हैं। धातुओं का अगला पांचवा गुणधर्म ये है कि धातु चमकदार, लस्ट्रस होते हैं, यानी उनकी चमकदार सतह होती है और साथ ही उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक, मेटालिक लस्टर कहते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी और कॉपर की चमकदार सतह होती है और साथ ही उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। धातुओं का अगला छठा गुणधर्म ये है कि धातु आमतौर पर कठोर होते हैं, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। अधिकांश धातु जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमीनियम बहुत कठोर होते हैं। हालांकि सोडियम और पोटेशियम जैसी कुछ धातु होते हैं जो बहुत नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा भी जा सकता है। धातुओं का अगला सातवां गुणधर्म ये है
कि धातु कमरे के तापमान पर ठोस सॉलिड होते हैं, पारे को छोड़कर जो कमरे के तापमान पर द्रव्य लिक्विड होती है। धातुओं का अगला 8वां गुणधर्म ये है कि धातुओं के गलनांक मेल्टिंग पॉइंट एवं क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होते हैं। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर जिनके गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। उदाहरण के लिए आयरन का गलनांक 1535 डिग्री होता है, जिसका मतलब है कि ठोस लोहा पिघल जाता है और 1535 डिग्री के उच्च तापमान पर द्रव्य लोहे में बदल जाता है। आइए आगे बढ़ें धातु के 9वें गुणधर्म की ओर, जो धातु का उच्च घनत्व डेंसिटी होता है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। इसका मतलब है कि ये धातु भारी पदार्थ हैं। उदाहरण के लिए लोहे का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन है, जो काफी अधिक है। धातुओं का अगला और 10वां गुणधर्म है धातु ध्वनिक सोनोरस होते हैं। दोस्तों, क्या आप ध्वनिक सोनोरस का अर्थ जानते हैं? धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि धातु ध्वनिक होते हैं। इस गुणधर्म के कारण है कि धातुओं का उपयोग घंटी और गिटार जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के तार बनाने के लिए किया जाता है। आइए अब हम अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स को देखें। अधातुओं का पहला गुणधर्म ये है कि वे न तो आघातवर्ध्य मैलिएबल हैं और न ही तन्य डक्टाइल हैं। वे भंगुर होते हैं, यानी वे आसानी से टूट जाते हैं। इसलिए ठोस अधातुओं को न तो पीटकर पतली चादर बना सकते हैं और न ही उन्हें तारों में खींचा जा सकता है। अधातुओं का अगला दूसरा गुणधर्म ये है कि वे विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो दोस्तों, धातुओं से विपरीत अधातु ऊष्मा या विद्युत को प्रवाहित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए सल्फर और फास्फोरस। आप ये जानकर अचंभित हो जाएंगे कि ग्रेफाइट, जो एक अधातु है, बिजली का अच्छा संचालक है। ये एकमात्र अधातु है जिसे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण विद्युत को प्रवाहित करने के लिए जाना जाता है। अधातुओं का अगला तीसरा गुणधर्म ये है कि अधातु चमकदार नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि उनकी सतह चमकीली नहीं होती। उदाहरण के लिए सल्फर और फास्फोरस। परंतु आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। अधातुओं का अगला चौथा गुणधर्म ये है कि वे आमतौर पर मुलायम होते हैं, हीरे को छोड़कर। अधातुओं का पांचवा गुणधर्म ये है कि वे कमरे के तापमान पर ठोस, द्रव्य या गैस हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन, सल्फर और फास्फोरस ठोस हैं, ब्रोमीन द्रव्य है और कमरे के तापमान पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन गैसीय हैं। अधातुओं का अगला छठा गुणधर्म ये है कि उनके क्वथनांक तथा गलनांक कम होते हैं, हीरे को छोड़कर। अधातुओं का अगला सातवां गुणधर्म ये है कि उनके घनत्व कम है, अर्थात वे हल्के पदार्थ हैं। उदाहरण के लिए सल्फर का घनत्व 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन है। अधातुओं का अगला आठवां गुणधर्म ये है कि वे ध्वनिक नहीं होते हैं, यानी वे किसी वस्तु के साथ टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। इस वीडियो में हमने धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का अध्ययन किया। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म अलग अलग रासायनिक गुण दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके उनका अध्ययन करते हैं। धातुओं का पहला रासायनिक गुणधर्म जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। जब धातुओं को वायु में दहन किया जाता है
तो वे वायु से ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। ये धातु ऑक्साइड क्षारकीय बेसिक होते हैं और इसलिए वे लाल लिटमस को नीला कर देंगे। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की प्रबलता धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु सामान्य ताप पर अभिक्रिया करते हैं। कम अभिक्रियाशील धातु गर्म करने पर प्रतिक्रिया करेंगे, जबकि अन्य धातु अत्यंत अधिक ताप पर अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए, एक सोडियम सामान्य ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड Na2O जो क्षारकीय है का निर्माण करता है। 2. पोटेशियम धातु क्षारकीय ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड K2O उत्पादित करने के लिए सामान्य ताप पर वायु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। इन धातुओं के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये भी है, पोटेशियम और सोडियम इतने अभिक्रियाशील हैं कि वे सामान्य ताप पर भी वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। ये खुले में रखने पर आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। इन अभिक्रियाओं में उत्पादित धातु ऑक्साइड ज्यादातर जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन धातु के कुछ ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं और उन्हें क्षार के रूप में जाना जाता है। जैसे सोडियम ऑक्साइड जल में घुलनशील है और जल में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पादित करता है जो एक क्षार है। मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन गर्म करने पर वह वायु में तीव्र ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ जलकर एक क्षारकीय ऑक्साइड उत्पादित करता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक श्वेत चूर्ण है। चूंकि इसे अभिक्रिया के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये सोडियम और पोटेशियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील है। उत्पादित हो रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में घुलनशील है और इसका विलयन क्षारकीय है। जब एल्यूमीनियम को वायु में गर्म किया जाता है तो यह एल्यूमीनियम ऑक्साइड उत्पादित करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, लेकिन एल्यूमीनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। आयरन और कॉपर धातु अत्यधिक ताप पर भी वायु में नहीं जलते हैं। ऑक्सीजन के साथ कॉपर की अभिक्रिया आयरन की तुलना में कम आसानी से होती है। चांदी और सोने के धातु उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए वे इनसे भी कम अभिक्रियाशील हैं। अगला दूसरा रासायनिक गुणधर्म जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं वह है जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। जो धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं उसके अभिक्रिया की तीव्रता उस धातु की अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है। कुछ धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, जबकि कुछ भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। एक, जब कोई धातु जल गर्म या ठंडा के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाले उत्पाद धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस होते हैं। 2, जब कोई धातु भाप के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होते हैं। पोटेशियम एवं सोडियम जैसे धातु
ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम एवं पोटेशियम की अभिक्रिया इतनी तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाते हैं। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन को प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। एल्यूमीनियम, आयरन तथा जिंक जैसे धातु न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके ये धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। भाप के साथ उनकी अभिक्रिया की प्रबलता के आधार पर हम उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, जिंक और आयरन धातुओं को इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला गुणधर्म जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं वह है तनु अम्लों के साथ धातुओं की अभिक्रिया। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं, लेकिन क्या सभी धातु इसी तरह अभिक्रिया करते हैं? आइए देखें। धातु आमतौर पर तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। केवल कम अभिक्रियाशील धातु जैसे कॉपर, चांदी, सोना तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं। सभी धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तनु अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया की प्रबलता उसकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है। धातु क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पादित करने के लिए धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अत्यधिक तेजी से अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया से पता चलता है कि सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील है। मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम भी काफी तेजी से अभिक्रिया करता है। एल्यूमीनियम धातु पहले सतह पर एल्यूमीनियम ऑक्साइड की एक कठिन सुरक्षात्मक परत की उपस्थिति के कारण धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन जब पतली बाहरी ऑक्साइड परत अम्ल में घुल जाती है तो ताजा धातु उजागर होता है और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देने के लिए जिंक भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन एल्यूमीनियम की अभिक्रिया की तुलना में कम तेजी से होती है। आयरन शीतल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके आयरन क्लोराइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पादित करता है। कॉपर धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यह दर्शाता है कि कॉपर सबसे कम अभिक्रियाशील है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है। इस वीडियो में हमने धातुओं के रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का अध्ययन किया। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अधातु अलग अलग रासायनिक गुणों को दर्शाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके उनका अध्ययन करते हैं। अधातुओं का पहला रासायनिक गुणधर्म जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है ऑक्सीजन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया। अधातु अम्लीय ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। कार्बन एक अम्लीय ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है। सल्फर अम्लीय ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनाता है और हाइड्रोजन
एक उदासीन ऑक्साइड जल H2O बनाता है। अधातु प्रकृति में सहसंयोजक होते हैं, अर्थात वे इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से बनते हैं। अधातुओं के अम्लीय ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल का उत्पादन करते हैं। आइए हम उनकी अभिक्रियाओं को देखें। ए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है, जो एक अम्लीय ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है और ये कार्बोनिक अम्ल बनाने के लिए जल में घुल जाता है। 2, वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ सल्फर की अभिक्रिया से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यह एक अम्लीय ऑक्साइड है और इसलिए ये सल्फ्यूरस अम्ल बनाने के लिए जल में घुल जाता है। 3, जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के साथ कार्बन की अभिक्रिया होती है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड नामक एक उदासीन ऑक्साइड बनाता है। 4, जल जो एक उदासीन ऑक्साइड है, उत्पादित करने के लिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया। अधातुओं का दूसरा गुणधर्म जल के साथ अधातुओं की अभिक्रिया है। तो दोस्तों, अधातु हाइड्रोजन गैस को विकसित करने के लिए जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करके हाइड्रोजन आयन का ह्रास कर हाइड्रोजन गैस उत्पादित नहीं कर। धातुओं का अगला गुणधर्म तनु अम्लों के साथ अधातुओं की अभिक्रिया है। दोस्तों, आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि अधातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन, सल्फर और फास्फोरस जैसे अधातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अम्ल के हाइड्रोजन आयनों को विस्थापित करके उन्हें हाइड्रोजन गैस में बदलने में असमर्थ होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक अधातु स्वयं एक इलेक्ट्रॉन स्वीकरता है और इसलिए ये अम्ल में मौजूद हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता, जिससे उनका ह्रास होकर हाइड्रोजन गैस उत्पादित होना संभव नहीं हो सकता। जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं वह है लवण विलयनों के साथ अधातुओं की अभिक्रिया। और दोस्तों, ये सबसे रोचक अभिक्रियाओं में से एक है क्योंकि एक अधिक अभिक्रियाशील अधातु लवण विलयन से एक कम अभिक्रियाशील अधातु को विस्थापित करता है। उदाहरण के लिए, जब क्लोरीन को सोडियम ब्रोमाइड के विलयन से गुजारा जाता है तब सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनता है। इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील क्लोरीन कम अभिक्रियाशील अधातु को इसके विलयन से विस्थापित कर देता है। अगला गुणधर्म जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह क्लोरीन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया है। अधातु क्लोरीन गैस के साथ सहसंयोजक क्लोराइड बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। ये सहसंयोजक क्लोराइड विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु क्लोराइड आमतौर पर द्रव्य या गैस होते हैं। आइए हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक गैस उत्पादित करता है। अंतिम गुणधर्म हाइड्रोजन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया है। अधातु सहसंयोजक हाइड्राइड्स बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। आइए एक उदाहरण के साथ इसे समझते हैं। सल्फर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है जिससे सहसंयोजक हाइड्राइड बनता है जिसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहा जाता है। आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं। नाइट्रोजन जो एक अधातु है,
आयरन की उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया नामक एक सहसंयोजक हाइड्राइड बनता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स का अध्ययन किया। नमस्कार दोस्तों, आज हम धातु एवं अधातु का चौथा भाग करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि धातुएं एवं अधातुएं आपस में कैसे अभिक्रिया करती हैं। उसके बाद हम जानेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में और अंत में हम बात करेंगे कि धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि आखिर धातुएं एवं अधातुएं आपस में कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो इससे पहले जान लेते हैं संयोजकता कोश के बारे में। आप ये जानते होंगे कि उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं उनकी संयोजकता कोश पूर्ण होती है और इसी कारण वो बहुत ही कम अभिक्रिया करती हैं। जैसे कि उदाहरण ले तो नियॉन और आर्गन दोनों के ही संयोजकता कोश पूर्ण होते हैं और दोनों ही बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि धातु एवं अधातु के अध्याय में हम उत्कृष्ट गैसों के विन्यास के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो दरअसल प्रत्येक तत्व उत्कृष्ट गैसों के विन्यास को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो बहुत कम अभिक्रियाशील हो और जल्दी से अभिक्रिया ना करे। तो आखिर ये कैसे संभव है, चलिए जान लेते हैं। हम उदाहरण लेते हैं क्लोरीन के साथ सोडियम की अभिक्रिया का। यहाँ पर अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में 3 शेल होते हैं, के शेल, एल शेल और एम शेल। के शेल में तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके एम शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब सोचिए, अगर ये अपना एम शेल वाला 1 इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से अपने से अलग कर ले तो उसका एम शेल तो चला जाएगा और उसके बाह्यतम कोश में फिर 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब अगर हम इस परमाणु की बात करें तो इस परमाणु में नाभिक में 11 प्रोटॉन हैं, लेकिन इसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें घन आवेश की अधिकता होती है और ये Na+ बनाता है। इस तरीके से अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का अष्टक पूर्ण होने के लिए उसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि उसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं। अब मानिए कि उसे कहीं से वो 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो उसका बाह्यतम कोश पूर्ण हो जाएगा। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो इस परमाणु के नाभिक में फिर 17 प्रोटॉन होंगे, लेकिन इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसलिए ये क्लोरीन का ऋणायन बनाएगा, जिसे हम Cl- से दर्शाते हैं। अब वापस से सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया पे आते हैं। हम जानते हैं कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वहीं क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब मान लीजिए अगर सोडियम अपना ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दें तो उससे क्या होगा, सोडियम प्लस बनाएगा और क्लोरीन माइनस, और दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोरीन आयन परस्पर आकर्षित होंगे। ये दोनों ही एक मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस तरह के जो यौगिक होते हैं ये आयनिक यौगिक कहलाते हैं, या फिर हम इन्हें वैद्युत यौगिक भी कहते हैं। तो चलिए इन यौगिकों के गुणधर्म की बात करते हैं। घन एवं ऋण आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है, उसके कारण ये आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और थोड़े कठोर होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड आयनिक यौगिक हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, धातुओं की तरह खिंचते नहीं हैं। इनका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही ज्यादा अधिक होता है। जैसा कि हमने अभी जाना, ये बहुत ही ज्यादा ठोस एवं कठोर होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा तो होगा ही। वैद्युत संयोजक यौगिक जो हैं ये सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं और केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट, जो हम घरों में नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो जल में घुल जाता है, परंतु अगर उसको केरोसिन ऑयल या पेट्रोल में घोलने की कोशिश करेंगे तो वो उनमें नहीं घुलेगा। ये यौगिक जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं।
ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं धातुओं की प्राप्ति के बारे में। पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक रूप में भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहा जाता है। खनिज के उदाहरण हैं लाइमस्टोन, मैग्नेसाइट, डोलामाइट इत्यादि। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। उदाहरण के लिए सिनेबार पारद का एक अयस्क है, क्योंकि सिनेबार में पारद बहुत बड़ी मात्रा में होता है और अगर हम सिनेबार से पारद निकालें तो हमें लाभ होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर धातुओं का निष्कर्षण होता कैसे है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में तो आप जानते ही हैं। दरअसल इन सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाले धातु जो होते हैं वो सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि सोना और चांदी। परंतु सक्रियता श्रेणी के सबसे ऊपर आने वाली धातुएं जो होती हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इत्यादि, ये इतनी अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती। ये हमेशा अयस्क के रूप में पाई जाती हैं, जैसे कि पोटेशियम का अयस्क या फिर सोडियम का अयस्क। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं, जैसे कि जिंक, फेरस, लेड इत्यादि, इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड इत्यादि। चलिए तो बात कर लेते हैं कि इनका निष्कर्षण होता कैसे है। जो धातुएं सक्रियता श्रेणी के सबसे ऊपर आती हैं, उनके निष्कर्षण के लिए हम विद्युत अपघटन का इस्तेमाल करते हैं। जो मध्यम में आती हैं, जैसे कि जिंक, फेरस, लेड इत्यादि, इनके लिए हम कार्बन के उपयोग से इनका अपचयन करते हैं। सक्रियता श्रेणी के सबसे नीचे आने वाले तत्व, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड, तो इनकी बात करें तो ये प्राकृतिक अवस्था में ही उपस्थित होती हैं। इनके निष्कर्षण के लिए हमें कोई अलग से रासायनिक प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि धातुओं की प्राप्ति होती कैसे है। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि हम अयस्क का इस्तेमाल करते हैं धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए। अब जानते हैं कि इन अयस्कों का समृद्धिकरण कैसे किया जाता है। पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। तो अब इन अशुद्धियों को हटाना जरूरी हो जाता है। इन्हें हटाना कैसे है वो इस बात पे निर्भर करता है कि अशुद्धियां किस तरीके की हैं। जैसे कि अगर मिट्टी है तो फिर उसे धोकर हटाया जा सकता है, या फिर कोई लोहे की अशुद्धियां हैं तो उन्हें हम चुंबक का इस्तेमाल करके अलग कर सकते हैं। यहाँ पर आयरन अयस्क का उदाहरण दिया हुआ है, जहाँ आप देख सकते हैं कि आयरन अयस्क में बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई है। तो यहाँ से आयरन का निष्कर्षण करने से पहले इस मिट्टी को हटाना होगा। अब जब ये अशुद्धियां हट जाती हैं तो हमारे पास अयस्क बचता है। उसके बाद बारी आती है निष्कर्षण की। निष्कर्षण किस तरीके से किया जाएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो धातु है उसकी सक्रियता कितनी है। जैसे सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली जो धातुएं होती हैं ये काफी अनाभिक्रिय होती हैं, तो इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही हमें धातु प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी का एक अयस्क है सिनेबार, जिसका सूत्र होता है Hgs। जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये सबसे पहले HgO में बदलता है और उसके बाद अगर हम इसे फिर से गर्म करें तो उससे हमें Hg यानी कि मरकरी मिल जाता है। ये तो था जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आते हैं उन तत्वों को कैसे निष्कर्षित किया जाता है, पर सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण उनसे अलग होता है। अगर हम इन धातुओं की बात करें तो प्रकृति में ये प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में मिलती हैं, परंतु यहाँ भी एक परेशानी है। सल्फाइड और कार्बोनेट से धातु निकालना थोड़ा कठिन है और धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सल्फाइड और कार्बोनेट को सबसे पहले ऑक्साइड में बदलेंगे। तो इसके दो तरीके हैं। सल्फाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में अधिक गर्म करने से ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है भर्जन। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे जिंक सल्फाइड है, यहाँ पर ध्यान दीजिए वायु की उपस्थिति, तो यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, उसमें गर्म करने पे ये जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा और साथ में हमें SO2 गैस मिलेगी। इस प्रक्रिया का नाम है भर्जन।
ध्यान दीजिए भर्जन में वायु की उपस्थिति होती है और ये सल्फाइड अयस्क के लिए इस्तेमाल होता है। वहीं कार्बोनेट अयस्क की बात करें तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं जब जिंक कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि हमने ये अभिक्रिया सीमित वायु में की है। तो जिंक कार्बोनेट को सीमित वायु में गर्म करने से हमें जिंक ऑक्साइड मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस विकसित होती है। ये प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। चलिए अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या होगा। अब हमारे पास धातु ऑक्साइड आ गया, तो उससे धातु प्राप्त करने के लिए हम उपयुक्त अपचायक का इस्तेमाल करेंगे और उससे हमें धातु मिल जाएगा। उदाहरण के लिए निस्तापन या भर्जन की मदद से हमारे पास धातु ऑक्साइड आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर जिंक ऑक्साइड आया है। हम इसकी अभिक्रिया कार्बन से करवाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कार्बन जिंक से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और जो जिंक है वो अलग हो जाएगा। इससे हमें जिंक प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हुई है। ये जो विस्थापन अभिक्रिया होती हैं ये बहुत ही ज्यादा ऊष्मक्षेपी होती हैं। यहाँ तक कि इनमें से एक अभिक्रिया जिसे हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं उसका इस्तेमाल होता है रेलवे की पटरियों को जोड़ने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा ऊर्जा विकसित होती है। चलिए अब बात करते हैं कि सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर स्थित धातु हैं उनका निष्कर्षण कैसे होता है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इनके यौगिक तो प्राप्त नहीं किए जा सकते क्योंकि ये कार्बन से ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं विद्युत अपघटनी का। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए हम सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सोडियम क्लोराइड को जल में मिला लेंगे और कैथोड और एनोड की मदद से इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे। अब जैसा हम जानते हैं कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सोडियम का आयन जो कि पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा और क्लोरीन का आयन जो कि नेगेटिव होता है वो एनोड की तरफ जाएगा। इससे एनोड पे हमें क्लोरीन मिल जाएगा और कैथोड पे सोडियम। अब बात करते हैं धातुओं के परिष्करण की। अभी हमने जितने भी प्रक्रमों की बात करी, भर्जन, निष्पादन, विद्युत अपघटनी, विस्थापन आदि, इन सभी प्रक्रमों से जो धातुएं प्राप्त होती हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती। तो धातुओं से जो अपद्रव होते हैं उन्हें हटाने के लिए विद्युत अपघटनी परिष्करण का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम करते क्या है कि कैथोड हमारी शुद्ध धातु होती है और एनोड वो धातु होती है जिसे शुद्ध करना होता है। जब इस विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो एनोड से जो शुद्ध धातु है वो कैथोड वाले शुद्ध धातु पे चली जाती है और जितने भी अपद्रव होते हैं वो एनोड के नीचे ही इकट्ठे हो जाते हैं और इन्हें कहा जाता है एनोड पंख। इसी प्रक्रम का नाम है विद्युत अपघटनी परिष्करण। चलिए अब बात कर लेते हैं संक्षारण की। खुली वायु में अगर आप कुछ दिनों तक सिल्वर की वस्तुएं डालें तो वो काली हो जाती हैं क्योंकि उस पे सिल्वर सल्फाइड की एक परत बन जाती है। इसी तरीके से कॉपर की बात करें तो कॉपर भूरे रंग का होता है पर वायु में ज्यादा दिनों तक छोड़ने पे ये हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है जो कि कॉपर कार्बोनेट की एक परत होती है। जंग के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। लोहे को अगर हम खुली वायु में रख दें तो उस पे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा की बात करें तो उसके लिए हम धातु को पेंट कर सकते हैं, उस पे तेल लगा सकते हैं, उस पे ग्रीस लगा सकते हैं या साद लेपन और क्रोमियम लेपन कर सकते हैं या एनोडीकरण कर सकते हैं या फिर मिश्रित धातु बना सकते हैं। इन सभी से जंग से धातु को बचाया जा सकता है। यशाद लेपन क्या होता है आप सोच रहे होंगे। तो यशाद लेपन में हम क्या करते हैं कि धातु के ऊपर जिंक की एक पतली परत चढ़ा देते हैं जिससे धातु का संक्षारण नहीं होता। मिश्रित धातु की बात करें तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामंगी मिश्रण को मिश्रित धातु कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब हम कॉपर में चांदी को मिलाते हैं तो उससे हमें पीतल मिलता है। यदि कोई एक धातु पारद होता है तो मिश्रित धातु को अमलगम कहा जाता है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।